बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश जो कि फ्लेमिंगो एंड विस्तास का जो आपका सिलेबस है, जो आपके बुक हैं उनके बारे में बात करूंगा। संपूर्ण अध्ययन गाइड यानी जो फुल आपका जो स्टडी मटेरियल है आपको मैं आपको दूंगा, जो कि इसमें पूरा गाइडेंस है यानी साहित्यिक और समाज और जीवन का दर्पण क्या है, कहानियों के जो माध्यम से मानवीय मूल्यों की जो समझ क्या है उस पर मैं बताऊंगा। बोर्ड परीक्षा जो 2025-26 के लिए विशेष नोट्स हैं मैं आपको इसमें प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरा नाम पुष्पराज सिंह है, मेरा चैनल पुष्पराज स्टडी जोन आप जाकर वहाँ पर मेरी वीडियो पूरा डिटेल से इंग्लिश की जो फाउंडेशन क्लास है उस पर पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं। और ऑल सब्जेक्ट की जो 12th है 10th है, आप कोई भी स्टूडेंट हो तो आप जाकर वहाँ पर पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो हम अपना टॉपिक देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं कि क्या है। पहला है टॉपिक साहित्य की यात्रा। 3 मुख्य जो पड़ाव हैं वह साहित्यिक में बताया गया है कि क्या है। पहला है फ्लेमिंगो गेट प्रोज, उसके बाद में जो फ्लेमिंगो है पोट्री, उसके बाद में सुप्लामेंट्री, यानी कि यह इंग्लिश का जो 3 पार्ट है उसमें बताया होता है। पहला होता है प्रोज का गद्य, और बीच का जो भाग होता है पोट्री उसे बोलते हैं पद्य, और जो सप्लीमेंट्री होता है उसे क्या बोलते हैं कहानियाँ, यानी गद्य पद्य उसके बाद में कहानियाँ की जो पूरी बात इसमें दिखाई जाती है इंग्लिश की, ऐसे ही हिंदी में होता है। तो इनका जो पहले जो घटना है प्रोज की, जो गद्य की है उसके बारे में हम बात करेंगे कि जीवन की सच्चाई क्या है, रियलिटीज ऑफ लाइफ। वह है कि भाषा, अस्मिता, गरीबी और भय का सामना करना पड़ता है। तो लेखक इनके बारे में बताता है, तो उनकी हम कथाओं को स्मरण करते हैं यानी सुनते हैं, उसके बाद में हम उनको क्या करते हैं राइट करते हैं। तो अपने क्वेश्चन में यानी जो आंसर है उसको हम क्या करेंगे, प्रोज में उनकी जो साहित्यिक घटनाएं हैं, जीवन की जो सच्चाई है, रियलिटीज ऑफ लाइफ, उसके बारे में हम लिखेंगे। अगला हम देखने वाले हैं जो पोट्री है यानी कवि है, जो आपका पद्य है उसमें बताया है कि मानवीय भावना, उसमें क्या दिखाता है कि हर एक लोगों की उसमें भावनाएं छिपी होती, ह्यूमन इमोशन क्या होता है, ह्यूमन इमोशन। तो उसमें जो रिश्तों की जटिलता होती है, सामाजिक अन्याय और प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं उसमें दर्शाई होती है। कभी अपना जो मानवीय भाव होता है वह उसमें दर्शाता है। तो यह हमारा पद का जो भाग है उसको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तीसरा है विस्तार यानी कि सप्लीमेंट्री यानी नैतिक दंड एवं व्यंग, नैतिक दंड और व्यंग। इसमें बताया गया कि जो मोरल जो डिलेमस है उसके बारे में बताया गया कि सत्ता का नशा कैसा होता है, मानवता क्या होती है और पीढ़ियों का अंतराल क्या होता है। तो इसमें सब कुछ आपको बताया है, बस आप मेरे वीडियो लास्ट तक बने रहिए, सब आपको मिलने वाला है यहाँ पर, इसकी मत करिए। अगर वीडियो लंबी लगे तो आप 2x पर देख सकते हैं। यह है कि यह जो प्रेजेंटेशन है परीक्षा की दृष्टि से मेंस पॉइंट, जो मेन पॉइंट है और जो कैरेक्टर स्केच है पर केंद्रित है, यानी कि आपको इसमें पैराग्राफ और स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको दर्शाया गया है कि आप जो अच्छे से इसको पकड़कर आप 2 मिनट में या 5 मिनट के अंदर आप अपने जो कॉन्सेप्ट को उसको क्लियर कर सके, वेरीफाई कर सके। अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह यह है कि दी लास्ट लेसन यानी भाषा अस्मिता। भाषा अस्मिता क्या है, इसके लेखक जो हैं अल्फोंस डाउट, क्या हैं, अल्फोंस डाउट हैं इसके लेखक। तो इन्होंने जो इसका जो थीम लिखा है कि थीम्स बोल्ड, उसने लिखा है कि लिंग्विस्टिक चावनिज्म, जब कोई राष्ट्र अपनी भाषा को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है, जब कोई राष्ट्र अपनी भाषा को क्या मानता है, दूसरों से श्रेष्ठ मानता है, तब उन्होंने यह अपने अपना जो इनका लेसन है उसमें यह बता रखे हैं कि भाषा अस्मिता क्या होता है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है कि जो है प्रोक्रास्टिनेशन, सीखने को कल पर टालने की आदत, उसको क्या बोलते हैं, एलसेक, क्या बोलते हैं, एल्सेस। एल्सेस मीन्स होता है आलस्य की समस्या, क्या होता है, आलस्य की समस्या। तो कल के लिए हमें नहीं टालना चाहिए। तो जो कैरेक्टर का स्केच है उन्होंने बताया कि ईएम हैमल जो है वह 40 वर्षों की सेवा करती हैं, सख्त हैं लेकिन भावुक हैं। कथन, जब कोई राष्ट्र गुलाम होता है तो उनकी भाषा ही उनकी जेल की चाबी होती है, क्या होती है, उनकी ही जेल की चाबी होती है, अपनी जो भाषा को अपना मानते हैं।
अगला है कि जो फ्रेंच का जो उनका चरित्र चित्रण है कि पहले वह पढ़ाई से डरता था, लेकिन अंत में उसे पछतावा हुआ और किताबों पर अब पुरानी दोस्त उनकी बन गई है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि अपनी भाषा को कैसे पकड़ के रखें। और जो एम हैमल हैं वह 40 वर्षों से वह सेवक थीं। तो राष्ट्र गुलाम का एक ही चाबी होता है, वह है कि भाषा की चाबी। भाषा से आप कुछ भी बदल सकते हैं, उस अपने कैद से मुक्त हो सकते हैं। तो मूल जो संदेश है या लेखक कहना चाहता है कि हमें अपनी संस्कृति और भाषा का सम्मान समय रहते करना चाहिए, उसे खोने के बाद नहीं। कोई भी काम है आप उसे समय रहते कर लें। अगला पॉइंट है जो हम बात करने वाले कि लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग मतलब खोया हुआ बचपन। हमारा जो खोया हुआ बचपन है उनके बारे में कवि कहता है, लेखक जो उनका नाम है इस कैरेक्टर का कि एन एस जुंग जो हैं उन्होंने बताया है कि पहला जो था कि साहेब आलम उनका नाम था, जो सीमापुरी में रहते थे। वह क्या करते थे, जो आप चित्रों में देख रहे हैं कि उन्होंने पहले कूड़े कचड़े का काम करते थे। पहले वह बांग्लादेशी क्या थे, बांग्लादेशी वो शरणार्थी थे, यानी बांग्लादेश में शरणार्थी के हिसाब से रह रहे थे। तो कूड़ा उनके लिए सोना था। क्या करते थे वो, कूड़ा उनके लिए सोना था। तो विडंबना यह थी कि नाम का अर्थ होता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का स्वामी। विडंबना मतलब होता है ब्रह्मांड का स्वामी, पर नंगे पैर घूमता है। अंत में उनका जो चरित्र दर्शाया गया कि चाय की दुकान पर काम करने से आज़ादी छिन गई थी। क्या छिन गई थी, आज़ादी छिन गई थी। तो उनका जो दूसरा कैरेक्टर दिखाया गया कि मुकेश, जो फिरोजाबाद के थे, उन्होंने चूड़ी बनाने वाले परिवार में अंधेरी कोठरियों में काम करने से अंधापन हो गया था। ऐसे ही दूसरा जो है कि सपना उनका जो था मोटर मैकेनिक बनना, बट आई वांट टू ड्राइव अ कार। उनका जो सपना था कि आई वांट टू ड्राइव, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ और मैं कार को चलाना चाहता हूँ। बट उनकी जो बाधाएं क्या थी, समस्या था कि साहूकार, पुलिस और बिचौलिया का जो कुचक्र था, उनके कारण वह उनकी जो जो जीवन चक्र था वह नहीं चला, तो वह बाधित हो गया। तो मूल संदेश में हमारे लेखक जी कहना चाहते हैं कि गरीबी और बाल श्रम बच्चों से उनके सपने और उनका वसंत यानी बचपन छीन लेता है। जो हमारे लेखक जी कहते हैं कि गरीबी के कारण बाल श्रम यानी कि बचपन में जो काम करते हैं उनके सपनों का बचपना छीन लेता है। कभी यह इनके बारे में कहना चाह रहा था। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि वह क्या है। अगला है कि डीप वाटर, भय पर विजय कैसे हम पाएं। ये तो इसके जो लेखक हैं विलियम डॉगल्स क्या कह रहे हैं कि इन्होंने बताया कि भय पर हम विजय कैसे पाते हैं। तो द ट्रूमा बचपन में लहरों का डर और YMCA पूल का घटना स्ट्रेक टेरर है। उसमें एक जो दी ट्रोमा एक लड़की है, तो बचपन में वो क्या करती थी, नहाते समय लहरों से वह डरती थी। तो वह जो घटना है वह किसका है, स्टार्क टेरर का है। और उसके बाद में अगला जो उनका संघर्ष का दिन था कि जब वह पानी का डर उसे मछली पकड़ने या तैरने नहीं देता था। अगला जो उनका है पॉइंट कि जो स्ट्रेटजी था वह इंट्रोड्यूस के कारण यानी इंस्ट्रक्टर की मदद से टुकड़ों में तैरना सीखा, यानी कि छोटे छोटे पग लेना सीखा। तो अंत में वार्म लेक में तैरकर डर खत्म किया। एक जो लेक था वार्म लेक, उसमें तैरकर इन्होंने अपना डर खत्म किया। तो देयर इज अ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। मृत्यु के भय में ही आतंक है, मृत्यु में तो शांति है। तो मूल संदेश हमारे लेखक जी कहना चाहते हैं कि दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से किसी भी डर को जीता जा सकता है। लेखक जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से किसी भी डर को जीता जा सकता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं बच्चों क्या है। अगला पॉइंट है दी रेड ट्रैप। दी रेड ट्रैप मतलब होता है मानवीय करुणा और बदलाव। मानवीय करुणा और बदलाव, इसके जो लेखक हैं उसके लेखक है सेमा
लेजर लोफ। उन्होंने यह मेटाफोर जो रूपक अलंकार है उस उनमें इन्होंने कहा है कि दुनिया एक बड़ी बड़ी चूहेदानी है। बड़ी जो दुनिया है एक बड़ी चूहेदानी है, धन और खुशियों का चारे, यानी कि धन जो है ये खुशियों का एक चारा है। तो उसे क्या करता है, बेट की तरह वह उसका जो करता है, इस्तेमाल करता है। तो उसमें इनका जो लेखक है वह बताना चाह रहे हैं कि जो एक चूहेदानी है तो उसको क्या करते हैं, एक चूहेदानी को धन के हिसाब से खुशियों को आपको एक चारे के रूप में रखते हैं कि धन में आप दूंगा तो आप उसमें फंस जाएंगे। तो क्राफ्टर जो कहता है कि 30 क्रोनोर का चुराकर फेरी वाला जंगल जाल में फंस गया, यानी कि 30 करोड़ की जो कोरनोर की चुराकर फेरी वाला जो होता है उसी में फंस जाता है। इर्नो मास्टर जी कहते हैं कि उसे गलती से अपना पुराना मित्र समझ लिया जाए तो वह खत्म हो जाता है वह। तो ईडला जो विलियमसन थे उसने सच्चाई जानकर भी दया दिखाई, जिसने फेरी वाले का हृदय परिवर्तन किया। यह कहानी उनके तरफ से थी, तो शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में लेखक जी कहना चाहते हैं जो उनका मूल संदेश है कि बिना शर्त दया और प्रेम, बिना शर्त दया और प्रेम किसी भी बुरे इंसान की इच्छाई को जगा सकते हैं। यानी कि बिना शर्त और जो दया होता है या प्रेम होती है किसी भी बुरे इंसान की क्या होती है, अच्छाई को जगा सकते हैं, उनके बारे में हम अच्छाई को ला सकते हैं। अगला पॉइंट जो है बच्चों हम उसको देखते हैं, इंडिगो। इंडिगो जो अपनी है, एक अपना इंडिगो एक एरोप्लेन चलता है जो भारतीय है। तो नेतृत्व और सत्याग्रह यह हमारे गांधी जी पर है। लेखक जो इसके हैं लुईस फिशर, लुईस फिशर उन्होंने लिखा है कॉन्टेक्स्ट में, यानी संदर्भ में लिखा है कि चंपारण के किसान 15% जमीन पर नील इंडिगो उगाने को जो मजबूर थे राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लाए। यानी कि जो इसमें यह कॉन्टेक्स्ट संदर्भ में कहा गया है, लेखक ने कहा है कि चंपारण का जब सत्याग्रह हुआ था तो गांधी जी ने इनकी जो नील खेती हुई थी उनमें मुकदमा लड़ा था। तो किसान कितने 15% जमीन पर नील की खेती उगाने का मजबूर हुए थे। उन्होंने जो ब्रिटिश काल के जो लोग थे तो उन्हें क्या करते थे, कहते थे 1/3 आप इसमें नील की खेती करेंगे और आप उसके बाद में जो खेती बचेगी उसमें आप अनाज की खेती कर सकते हैं। तो उनका जो प्रथम कार्य था कि आप नील की खेती करें, उससे जो उनको बेनिफिट मिलता था। तो राजकुमार शुक्ला जी जब गांधी जी को लाए इस सत्याग्रह आंदोलन के लिए कि आप चलिए नील जो सत्याग्रह आंदोलन है इसको हम खत्म करते हैं। तो गांधी जी का जो मेथड है उनके बारे में बात करेंगे। पहला नंबर था उन्होंने कि डर से मुक्ति पाई, कोर्ट जाने से बेहतर है कि किसानों का डर दूर करना। उन्होंने कहा कि जो हमारा मेथड है मैं आपको बताता हूँ, पहले आप उसको कर लीजिए, उसके बाद में हम कोर्ट को चलेंगे। तो कोर्ट में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो किसानों का डर है कि उनको नील की खेती करते ही क्यों है, तो उनका डर पहले ख़त्म करना है। दूसरा जो पॉइंट है कि सविनय अवज्ञा, जो हमने सिविल डिसोबीडियंस जो हमने किया है कि अंग्रेज़ों के आदेश को मानने से इनकार किया है, उसको करना है। यानी सविनय अवज्ञा करना है और अंग्रेजों के आदेश को हमको मानने से इनकार करना है। इन 2 पॉइंट को हम लेकर चलेंगे, हम अंग्रेजों के जो डर है उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पूरा निष्कर्ष है, आउटकम है, उसको मैं बताता हूँ कि 25%, यानी कि जब हमारा जो है सत्याग्रह जो हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं हम इतना लेंगे तब हम अपना सत्याग्रह आंदोलन को, भूख जो हड़ताल को बंद करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं 25% पे हम अपना डील फिक्स करते हैं, रिफंड पर समझौता होगा और जितना यह आप है इसको वापस कर लीजिए। तो गांधी जी ने कहा चलो ठीक है, पैसा नहीं लेंगे, अंग्रेजों का झुकना और किसानों का साहस महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि हम झुकेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मान ही लेते हैं कि कुछ तो मिल रहा है। तो इसके हिसाब से गांधी जी ने इन अपने जो फार्मूला का है गांधी मेथड इसको हम बोलते हैं। तो मूल संदेश में लेखक जी चाहते हैं कि आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलियंस है अगर आपको, तो ही स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। क्या है, अगर आपको सेल्फ रिलियंस है यानी कि आत्मनिर्भरता है तो आप स्वतंत्र की पहली सीढ़ी पर आप चढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट हम बच्चों देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट रहने वाला है कि
गोइंग प्लेसेस यानी सपना और यथार्थ क्या है। लेखक AR बर्टोन जी कहना चाहते हैं, इसके जो लेखक है, उन्होंने कहा कि एक सोफी नाम का जो था वह दिव्य स्वप्न देखने वाली थी। उन्होंने जो देखा कि मशहूर फुटबॉलर डैनी केस की काल्पनिक दुनिया में खोई हुई थी। उन्होंने क्या किया कि उनके जो सपना था उन्होंने देखा, तो जेनिस जो था यथार्थवादी रियलिस्टिक जानती थी कि उन्हें बिस्कुट फैक्ट्री में काम करना था। सोफी भी सेंसिबल, क्या सोफी थी, वह सेंसिबल थी, यानी सोच में उसको ज़्यादा जिक्र रहता था। जो उनका कैरेक्टर है जियोब सोफी का भाई था, कम बोलता है, सोफी को लगता है वह उसकी दुनिया समझेगा। यह आप देख सकते हैं। उसके बाद में नहर के किनारे जो कैनल सेंस है, सोफी का एक इंतजार करना उदासी और भ्रम का प्रतीक माना जाता है कि यह सपना का भय है, डर है, इसे हम खत्म करते हैं। तो मूल जो हमारा इसमें पूरा कॉन्सेप्ट में हमारा लेखक कहना चाहता है कि मूल संदेश में सपनों और हकीकत के बीच संतुलन खोना दुख का कारण बनता है। इन्होंने कहा कि जैसे आप नहर के किनारे बैठकर आप सोच रहे हैं, तो इसके जो सपना और हकीकत है उसके बीच संतुलन बनाना चाहिए, क्योंकि खोने के कारण आप दुख का कारण बनता है। कवि ने बहुत ही अच्छी बात इसमें बताई है। आप शॉर्ट फॉर्म में अगर आप हमारे यहाँ से पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही डीप नॉलेज हो जाती है। मैं उस पर डिस्कस करता हूँ, क्योंकि जो लिखा हुआ PDF ही नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें पूरा अपना खुद का योगदान भी होना चाहिए। तो काव्य जो अपना पोट्री है, काव्य यानी जो कवि कहती हैं कि स्त्री जीवन के संघर्ष और बंधन क्या क्या है। माय मदर एट 66, जो कामला दास थी, उन्होंने यह अपना जो लेसन है उसमें लिखा है। उन्होंने कहा कि हमारा जो उसका थीम है कि बढ़ती उम्र और जुदाई का डर क्या है। उन्होंने कवित्री का मुस्कान जो इस्माइल एंड इस्माइल है उसमें कहा कि डर को छुपाने का प्रयास करती हैं, बताती हैं। अगला जो है आंट जूनिफियर्स टाइगर्स यानी कि एड्राइन रीच जो कहते हैं कि इस कहानी का जो थीम है कि वैवाहिक दमन यानी कि वेडिंग बैंड का बोझ है। बाघ निडर और आज़ाद है। बाघ क्या है, निडर है और आज़ाद है। आंटी की दबी हुई इच्छाओं के प्रतीक का भाव है। तो इनमें जो हमारा यानी जो कवि हैं वह यह कहना चाहते हैं कि स्त्रियों जो हैं बंधन में घिरी होने पर भी कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हैं। यानी कोई भी अपना स्त्री जो कि यहाँ है बंधन में घिरी है, फिर भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहती हैं, बताना चाहती हैं। कि जैसे एक जो टाइगर है यानी कि जो चीता है, वह अपने क्या होता है कि अपने निडर होता है। बाघ क्या होता है, निडर होता है और आज़ाद होता है। तो वैसे ही जो यह अपने कवि में बताया गया है कि इन्होंने सोचा है कि जैसे ही वैवाहिक दमन होता है यानी कि जो शादी की विडंबना होती है, वह भी अपने इसमें बंधी रहती है, वह अपना खुलकर क्या नहीं कर पाती हैं, वह आज़ाद नहीं रहती। तो उन्होंने एक सोच के हिसाब से अपना यह कवि बताती हैं अपने पाठ के लेसन में। अगला पॉइंट हम देखते हैं बच्चों की क्या है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम आना सुलुम सुलुम उनमें कवि जो हमारे हैं स्टीफन स्पेंडर जी कहना चाहते हैं कि जो हमारा क्लासरूम था, बच्चे रूटलेस वीड थे यानी खरपतवार जैसी कुपोषित हैं। दीवार पर शेक्सपियर और मैप व्यर्थ उदाहरण है। उन्होंने जो कवि स्टीफन स्पेंडर हैं वह यह बताना चाहते हैं कि जो हमारा रूम था, पहले हम जहाँ पढ़ा करते थे, या हमारा जो क्लासरूम था, वह ऐसा था कि पूरी दीवारें जो थीं वह क्या थीं, खरपतवार से पूरा जो रूम था भरा था, कुपोषित था, और उसमें वर्ड मैप टंगा हुआ था, और जो उनकी शेक्सपियर की एक फ़ोटो लगी थी। मैप BS विंडो यानी कि जो मैप था वह खिड़की से के बारे में बात करते हैं कि जो उनकी दुनिया नक्शे में नहीं आती थी, बल्कि गंदी बस्ती की खिड़कियों और फॉग धुंध का तक सीमित है। तो अगला जो था कि दी अपील इन कैटम्बस की यानी कब्रगाहों को तोड़कर बच्चों को
हरे खेतों और सूर सन तक ले जाना था। तो मूल जो हमारे कवि जी हैं वह कहना चाहते हैं कि शिक्षा तभी सार्थक है जब वह गरीबी की जंजीरों को तोड़ सके। बहुत अच्छी बात हमारे कवि जी ने बताई है कि शिक्षा तभी सार्थक है जब वह गरीबी की जंजीरों को तोड़ सके। यानी कि शिक्षा आप क्या कर सकते हैं, गरीबी के जंजीर को तोड़ सकते हैं अगर आपके पास शिक्षा है तो। अगला हम बात करते हैं कि कवि, शांति, प्राकृतिक और आत्मनिरीक्षणता क्या है। कीप क्विट टू पेब्लो नेरूडा, 12 तक की गिनती और शांत रहना। यानी कि आप टाइमर लगाकर 12 जो तक गिनती गिने यानी काउंटिंग करें, उसके बाद आप क्या रहें, शांत रहें, तो उसको बोलते हैं एक्सकोटिंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको, एक्सकोटिक मूवमेंट। बिना शोर के आत्मनिरीक्षण, यह मृत नहीं जीवन को समझने का एक तरीका है। आप खुद से उसको आकलन कर सकेंगे, आप खुद को अपना जान सकेंगे। तो आज अगला जो है आर्थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स, इन्होंने बताया है कि आज जॉय फॉर एवर, यानी सुंदरता समय के साथ बढ़ती है। सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति हमारे दुखों को हरती है, तो डिस्पोंडेंस को दूर करते हैं। इसमें जो कवि कहना चाहता है कि शांति जो है यानी कि आत्मचिंतन है, वह और भी प्रकृति को सौंदर्य ही इंसान को मानसिक शांति देता है। कि आत्मचिंतन करने से यानी मनन करने से प्राकृतिक सौंदर्य भी अच्छा होता है, इंसान को मानसिक शांति भी देता है। यानी कि अगर आप जितना भी चिंता मनन करेंगे, आप टाइमर लगाकर 12 मिनट तक काउंटिंग करने के बाद 12 काउंटिंग करने के बाद 12, उसके बाद में आप कीप हो जाइए, शांत हो जाइए, तो आपका जो यह मनन आत्म की जो चिंता है वह शांत हो जाती है। अगला जो है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगला पॉइंट है बच्चों की किंग द टाइगर किंग, यानी कि सत्ता का अहंकार। जैसे पॉलिटिक्स में होता है वैसे ही होता है। तो लेखक जो हैं उनके कल्कि उन्होंने कहा है कि जो प्रोफेसी यानी राजा की मृत्यु एक बाघ से होगी। उन्होंने अपने इस पाठ के में कहा है कि राजा की मृत्यु एक बाघ से होगी। राजा की चुनौती जो है कि लेट टाइगर्स बीवर, वह उस टाइगर से बीवर बीवर हैं, ठीक है, चुनौतीपूर्ण है। तो दी हंट, यानी जो उनका क्या करना चाहते हैं, शिकार करना चाहते हैं। 99 बाघ मारे थे तो 100वां बाघ नहीं मिला, तो दीवान ने बूढ़ा बाघ छोड़ा जिसे राजा मार नहीं पाया। यह इनके कहानियों में लिखा है। उन्होंने द इरोनी यानी व्यंग्य भाषा में कहा कि राजा की मृत्यु किसी असली बाघ से नहीं है, बल्कि बेटे के लकड़ी के खिलौने हैं वुडन टाइगर की फांस लगने से हुई है। ठीक है, तो मूल संदेश जो हमारे लेखक जी हैं कहना चाहते हैं कि मृत्यु अटल है और सत्ता का नशा हास्यास्पद है। कि उन्होंने क्या कहा कि मृत्यु एक अटल अटूट है जिसे आप झुठला नहीं सकते। सत्ता का नशा हास्य के लिए है, यानी कि हास्यास्पद है, जिसे आप कह सकते हैं कि वह हंसने योग्य है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है कि दी एनिमी, यानी कि एनिमी मतलब शत्रु। तो मानवता बनाम राष्ट्रवाद, मानवता और राष्ट्रवाद के बीच में अंतर बताया गया है। कि लेखक जो पेरल एस बुक हैं, उन्होंने कहा है कि मानवता के और राष्ट्रवाद के बीच में अंतर क्या है। उन्होंने कहा कि दी डेल्मा कॉन्फ्लिक्ट, डॉक्टर सदाओं के सामने सवाल देशभक्त बनकर दुश्मन को सौंपे या डॉक्टर बनकर जान बचाएं। क्या कहा है, डॉक्टर सदा के सामने यानी सदाओं के सामने सवाल किया है कि देशभक्त बनकर दुश्मन को सौंपे। अगर या कि तो आप देशभक्त बनकर दुश्मन को सौंप सकते हैं या फिर डॉक्टर बनकर जान बचा सकते हैं। उसके बाद में रिजोल्यूशन के बारे में बताया गया कि सदाओं और हाना ने मानवता को चुना, नौकरों के विरोध के बावजूद इलाज किया और उसे भगाया। दी जनरल अपनी बीमारी में इतना व्यस्त हो गए थे कि सेल्फ अब्रूव्ड, यानी कि व्यस्त हो गए थे कि उसने वादा करके भी सैनिक को नहीं मरवाया।
तो मूल जो हमारा संदेश है, कवि लेखक जी कहते हैं कि युद्ध और सरहदों से ऊपर उठकर, अगर युद्ध और सरहदों से ऊपर उठकर मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है, धर्म है, मानवता है। जो हमारे लेखक जी कहते हैं कि युद्ध और सरहद जो सीमा है उससे ऊपर उठकर क्या है, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है और मानवता है। तो इन पर बताया गया है, कवि ने अपने पाठों जो पाठ है उसमें कहानियों में दर्शाया है। अगला पॉइंट हम बच्चों देखते हैं कि क्या है, शुड विजार्ड हिट ममी, बड़ों का नजरिया कैसा होना चाहिए। लेखक जॉन उपडाइक बोलते हैं कि जो एक स्टोरी है, जो एक कहानी है, विजार्ड ने रोजर स्कंक की बदबू को गुलाब की खुशबू में बदला। उन्होंने कहा है कि बदबू की जो गुलाब है उसको खुशबू में बदल दिया, यानी कि बड़ों का क्या है, एक नज़रिया चेंज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट की जो एक माँ है, उन्होंने विजार्ड को मारा ताकि स्कंक की असली पहचान वापस आ जाए। उसके बाद में जो क्लैश ऑफ व्यूज है, यानी बेटी जो चाहती है विजार्ड वापस माँ को मारे, खुशी जरूरी है क्योंकि पिता जेक माँ का पक्ष लेते हैं, पहचान जरूरी है। तो इसमें लेखक जॉन जी कहना चाहते हैं कि यह कहानियाँ पीढ़ियों के बीच के अंतर को दर्शाती है, बच्चों के लिए स्वीकृत है, एक्सेप्टेंस है, ज़रूरी है, क्योंकि बड़ों के लिए असीमता आइडेंटिटी करना ज़रूरी है। आइडेंटिफाई यानी कि आपको उसको स्वीकारना ज़रूरी है। अगले पार्ट जो है उसके बारे में बात करने चाहते हैं कि अगला है कि परीक्षा में सफलता के जो सूत्र हैं, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसे आप अच्छे से देख लें, सुन लें, क्योंकि जो ऑथर्स का जो पोएट है उसमें कवि है, जो ऑथर या पोएट जो कवि है, लेखक कवि है, कहना चाहता है कि हर उत्तर में लेखक का नाम लिखें और संदर्भ के लिए ज़रूर लिखें, क्योंकि संदर्भ जब आप लिखेंगे तो उसमें लेखक का नाम लिखेंगे तो आपका 2 नंबर पक्के हैं। उसके बाद में आपको थीम लिखना है, यानी कि उस जो कहानी की जो बारे में है उसको लिखना, कि रटने के बजाय अगर मूल संदेश यानी कोर मैसेज पर फोकस करें। जैसे मैंने हर टॉपिक को एक के साथ उसको चित्रों के फॉर्मेट के साथ, पैराग्राफ के साथ जैसे आपको बता रखा है, अगर वैसे आप रटे नहीं, उसको रिवाइज कर लें, मेमोरलाइज कर लें तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो उसका एक छोटा सा कीवर्ड आप याद कर लें कि सही शब्दों का प्रयोग करें। एग्जाम्पल जैसे लिंग्विस्टिक, चेविनिस्टिक, स्टार्क, टेरर, एक्सोटिक मोमेंट, इन सब छोटे छोटे आप जैसे पाठ का है निचोड़ है तो 5-7 पॉइंट को आप कीवर्ड को याद कर लें, बस आपका हो जाएगा। स्ट्रक्चर में आप क्या लिखें, उत्तर के 3 भाग रखें, यानी कि इंट्रोडक्शन, और उसके बाद में मेन बॉडी, उसके बाद में तीसरा कंक्लूजन। जैसे आपका यह नोटबुक है, नोटबुक में पहले आप लिखें इंट्रो, फर्स्ट पार्ट में इंट्रो, सेकंड पार्ट में आप लिखें, उसके बाद में मेन बॉडी, यानी कि बीच में जिसे आपको पॉइंट लिखना है 100-150 शब्दों में, उसको आप लिख लें। तीसरा आप जो लिखना है उसमें लिखना है कंक्लूजन, यानी कि पूरा जो आपका निचोड़ है, निष्कर्ष है, उसको आप उसमें लिख दें, तब आपका नोट्स पूरा होगा, तब आप 5-7 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन का पूरा बेनिफिट पाएंगे। आप पूरा लिखते नहीं, इसलिए आपको नंबर नहीं मिलता है। साहित्यिक केवल कहानियाँ नहीं है, साहित्यिक क्या है, केवल कहानियाँ नहीं है, बल्कि जीवन को देखने का एक नज़रिया है। तो इसमें जो यह बात बताई गई है कहानियाँ की, साहित्य केवल कहानियाँ नहीं है, यह एक जीवन को देखने का एक नज़रिया है, क्योंकि आप नज़र बदलेंगे तो नज़रिया बदल जाएगा। ठीक है, तो अगला हम जो पॉइंट है हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपके लिए एग्ज़ाम बोर्ड के लिए शुभकामनाएँ। धन्यवाद। जय हिंद।